देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपके पास जो भी अभी कीमती समय अभी शेष है बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए, उस समय का आप लोग सदुपयोग कर रहे होंगे और करना ही चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी होने के नाते और अपने परिवार का एक अनमोल सदस्य होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना समय सही दिशा में खर्च करें, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपका परिवार का भविष्य भी उज्जवल हो। क्योंकि आपके परिवार में जो दो लोग आपसे अनगिनत उम्मीदें पाले हुए हैं, एक आपके पापा और एक आपकी माँ, जो कि आपसे इस उम्मीद को वो पाले हुए हैं अपने मन में कि आप एक दिन बेहतर करेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और अपने परिवार की स्थिति और परिस्थिति में एक दिन बदलाव लाएंगे। तो अपने परिवार की स्थिति और परिस्थिति में बदलाव लाने का, आपको अपने भविष्य का उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का केवल और केवल यदि किसी के पास यदि ताकत है तो वो आपके पास है, आपकी कलम के पास है। तो अपनी कलम की ताकत को मजबूत करने के लिए पढ़ते रहिए। अच्छा अंक लाने का लक्ष्य मत रखिए, अच्छा अंक लाने का लक्ष्य न रखिए, मगर हाँ, मन से पढ़िए। और मन से जब पढ़ेंगे और आप अपना कीमती वक्त यदि पढ़ाई पर खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से अंक भी शानदार आएगा और आप नॉलेज भी हासिल करेंगे, है ना। तो अच्छे अंक के लिए नहीं, बल्कि मेहनत करते रहना है, और मेहनत जब हम अच्छे ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम भी शानदार रहेगा और हम लोग नॉलेज भी अच्छा हासिल करेंगे और एक दिन परिवार की स्थिति और परिस्थिति भी बदलेगी। इतिहास के पन्नों को पलट करके देखेंगे हम लोग तो जीवन में बहुत सारे तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ, मगर उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा को निखारते हुए उन्होंने कुछ न कुछ बेहतर किया। तो हम लोग भी यदि बेहतर करते रहेंगे और अच्छी दिशा में अपने कदम को बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन कारवां बनता चला जाएगा और हम उससे मिलने के लिए सफलता हमारे आंगन में जरूर आएगी और हाथ जोड़ करके हमारा स्वागत करेगी। तो भूगोल के एक और इकाई को मैं लेकर के आपके बीच में मौजूद हूँ, जिस इकाई का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, और जिसके अंतर्गत आज हम लोग दो इकाइयों का जिक्र करेंगे। प्रथम मैंने कल प्राकृतिक संसाधन का जिक्र किया था और आज हम लोग दो इकाइयों का जिक्र करेंगे, जिनमें प्रथम इकाई है जल संसाधन और दूसरी इकाई है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इन दो इकाइयों से मैं उन प्रश्नों को आपके बीच में मैं रखूंगा जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं वो प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। जो आगामी वर्ष में आयोजित होने वाली परीक्षा, जो हम लोग की 2024 में जो हम लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसमें भी पूछे जाने की संभावना है ना। तो अब मैं उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं, तो केवल आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और सुनने मात्र से मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं आपको कि वो तमाम प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। और सुनने से पहले क्या कीजिएगा, जब आप इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं तो सर्वप्रथम इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए, थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। और रोक इसलिए लीजिए यदि आपके पास में नोटबुक नहीं है ना, अर्थात कॉपी नहीं है। कॉपी लेकर के क्या कीजिए, आपको नीचे में जो भी मैं प्रश्न बोलता हूँ वो नीचे में लिखता हुआ आता है ना, तो क्या कीजिए, आप लोग कॉपी पर जो भी प्रश्न मैं बताता हूँ उन प्रश्नों को लिखते जाइए। और जो मैं बोलता हूँ वो तो आप सुनते ही हैं, तो क्या करना है ना, जो यदि जैसे ही वीडियो आप पूरा सुन लेते हैं, समाप्त हो जाती है, क्वेश्चन आप लिख लेंगे, तो क्या कीजिए, तो आप जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उन प्रश्नों को आप खुद से लिखने का अभ्यास कीजिए। क्योंकि परीक्षा मौखिक नहीं होगी, परीक्षा रिटन होती है ना, लिखित रूप से होती है। तो क्या कीजिए, आप लोग लिखिए भी, और जब लिखेंगे तो आप क्या कीजिए, अब देखिए, आप लिख लिए, उसके बाद देखिए जो मैंने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी त्रुटियां मैंने कर दी हैं। तो इस प्रकार आपको क्या हो जाएगा, अच्छे ढंग से आप लिखना भी सीख जाएंगे। और यदि कहीं पर मिस्टेक हो गई तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, है ना। ऐसी बात नहीं है, जो मैं आपको फिर से इसलिए देखने के लिए कह रहा हूं ताकि मैं अपने वॉच टाइम को बढ़ाना चाहता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा लक्ष्य सब्सक्राइबर और वॉच टाइम को बढ़ाना नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैं आपको समर्पित कर दूं। यूट्यूब मेरे लिए अर्न का माध्यम मेरे लिए नहीं है, और नहीं मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट भी व्यापार के उद्देश्य से पढ़ाता हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ ताकि मैं ना भी रहूँ किसी दिन यदि, तो मेरे नाम के विषय में कोई दो ही बच्चे सही यदि मेरे नाम का यदि स्मरण रखेंगे, मेरे नाम को यदि याद रखेंगे, तो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा वही होगा, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान वही होगा। जब आज पढ़ने आने वाले बच्चे जब जाते हैं, घर जाने के क्रम में मेरे पाँव को छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, तो मुझे मेरी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। उन्हीं जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए हर दिन 7 बजे आपके बीच में सम्मुख रहता हूं मैं। अब इस पाठ से जल संसाधन इकाई से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। प्रथम प्रश्न है, जो नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों को लिखेंगे। नदी घाटी परियोजना के 2 लाभ निम्नलिखित हैं।
प्रथम लाभ हम लोग लिखेंगे बाढ़ नियंत्रण। नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो बांध का निर्माण किया जाता है ताकि बाढ़ से नियंत्रण किया जा सके। यदि बांध का निर्माण नहीं रहेगा तो नदियों का जल क्या होगा, तो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा। तो नदी घाटी परियोजना का मूल लक्ष्य होता है जब बांधों का निर्माण करके बाढ़ का जो जल होता है उसको रोकना। उसके पश्चात और भी कार्य लिख सकते हैं हम लोग। नदी घाटी परियोजना का दूसरा लाभ हम लोग लिख सकते हैं कि नदी घाटी परियोजना का दूसरा लाभ यह है कि नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो बांधों का निर्माण कर दिया जाता है, इससे नदियों का जल क्या होता है, एक जगह पर संचित रहता है। तो क्या होता है, तो उस जल का प्रयोग सिंचाई के रूप में कर लिया जाता है। नहरों का निर्माण करके उस जल से क्या हो जाती है, सिंचाई हो जाती है, जिससे किसानों को खेतों में पानी पटवन में क्या होती है, कठिनाइयाँ नहीं होती है। तो ये 2 लाभ हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जल संसाधन इकाई के अंतर्गत जो भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। लिखेंगे भारत में नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। प्रथम कारण आप लिख सकते हैं कि शहरों से जितने भी कूड़े कचरे होते हैं, है ना, जो दैनिक उपयोग के क्रम में जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं, है ना, निकलते हैं घरों से, तो उन कचरों को क्या कर दिया जाता है, तो नदियों में प्रवाहित करा दिया जाता है। इससे नदियाँ दूषित हो रही हैं। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं उद्योग धंधे से जो भी कचरे निकलते हैं या फिर हानिकारक जो जल होता है, उन जलों को भी क्या कर दिया जाता है, तो नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इस कारण से नदियाँ दूषित हो रही हैं। भारत में अधिकाधिक लोग गांव में निवास करते हैं और गांव के लोग क्या कर देते हैं, तो माल मवेशियों को भी जाकर के नदियों में ही नहलाने का कार्य कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि नदियाँ इसीलिए बनी हुई है कि हम लोग अपने घर से निकलने वाले कूड़े कट उसी में फेंक दें। माल मवेशियों को नहलाने के लिए घर में जो जल का साधन है, उस जल का साधन का उपयोग न करके नदियों में ही नहला दे, है ना, माल मवेशियों को। तो इस कारण से क्या हो रही है, तो नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है। और साथ ही साथ आप लोग देखते होंगे जो प्राचीन हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, इसके अंतर्गत ये परंपरा है कि जो भी जो अस्थियाँ होती है, मृत्यु उपरांत जो अस्थियाँ होती हैं, उन अस्थियों को भी क्या कर दिया जाता है, तो गंगा में प्रवाहित करा दिया जाता है ताकि मोक्ष की प्राप्ति होगी लोगों को, है ना। इस कारण से नदियों में क्या हो रहा है, दूषित हो रही है, नदियाँ प्रदूषित हो रही है। जितना भी कचरा है, कचरे वाला साधन है, वो इसलिए नहीं बनी है ताकि हम लोग नदियों में ही प्रवाहित कर दें, है ना, उसको उचित स्थान पर उसका निपटारा किया जाना चाहिए। मगर दुर्भाग्य की बात है कि लोग नदियों को निरंतर दूषित कर रहे हैं। तो जो भी कारण है, उन कारणों का उल्लेख आप लोग कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, जल संसाधन के क्या उपयोग है। तो लिखेंगे जल ही एक ऐसा साधन है जो हमारे जीवन का आधार है, जिसके बिना हम लोग अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जल संसाधन का बहुतायत उपयोग है, बहुत ज़्यादा ही उपयोग है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं जल का प्रयोग, नहाना हो, खाना बनाना हो, या फिर आदि कार्यों में हम लोग दैनिक के जीवन में जल का प्रयोग करते ही हैं। यदि जल न रहे तो हम लोग अपने न तो हमारा शारीरिक विकास हो सकता है, न मानसिक विकास हो सकता है, न ही हमारा दैनिक कार्य हो सकता है। हर कार्य कहीं ना कहीं जल पर ही निर्भर करता है। उद्योग धंधों में भी आज अधिकाधिक ऐसे उद्योग धंधे हैं जहाँ पर जल ना हो तो उस उद्योग की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, उस उद्योग को स्थापित ही नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ जल न रहे तो खेतों में सिंचाई भी नहीं होगी, सिंचाई ही नहीं होगा तो क्या होगा, खेतों में फसलें भी नहीं होंगे। तो ये सभी जल के उपयोग आप लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, जो नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लिखेंगे नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है प्रकृति की सुरक्षा करना और मानव के वर्तमान और मानव के भविष्य की रक्षा करना। मैंने इसलिए कहा, मैं जो भी कोई प्रश्न के उत्तर आपको मैं बताता हूँ वो किसी गेस के लैंग्वेज में नहीं बताता हूँ, मैं उस लैंग्वेज में बताता हूँ आप लोगों को जो कि अपना लैंग्वेज है, अर्थात अपने मन के विचार के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, ताकि आप जब इन विचारों को जब लिखेंगे ना, मैंने क्या कहा, नदी घाटी परियोजना का मूल उद्देश्य होता है वर्तमान की भी रक्षा करना और भविष्य को भी सुदृढ़ रखना, है ना, और बहुत अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, है ना, प्रकृति की सुरक्षा करना। जब ये चीज़ आप लिखेंगे तो क्या होगा, जो कॉपी चेक करने वाले जो होंगे वो क्या होगा, उनकी मन मस्तिष्क पर इस बात का अमिट छाप छूटेगा कि जिस बच्चे ने इतने जो कहीं ना कहीं क्लिष्ट प्रश्न था या फिर कहीं ना कहीं सामान्य प्रश्न था, उसका इतना विशिष्ट उत्तर उन्होंने दिया। तो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आप लोग कुछ इस ढंग से परीक्षा में लिखिएगा कि पढ़ने वाले जो होंगे, जो कॉपी चेक करने वाले होंगे, आपकी महज एक पंक्ति को पढ़ करके या तो वो आपकी तमाम पंक्तियों को पढ़ेंगे जो भी आपने लिखी होगी, अथवा एक पंक्ति को पढ़ करके ही उनको ऐसा लग जाएगा कि बच्चे ने जब एक पंक्ति इतनी शानदार लिखी है तो यकीनन आगे की तमाम पंक्तियां भी शानदार ही होंगी और आपको उस प्रश्न में 100% अंक प्राप्त होंगे। तो कुछ ऐसा लिखिएगा। तो नदी घाटी परियोजना का मूल लक्ष्य है ना, प्रकृति की सुरक्षा करना, मानव के वर्तमान और मानव के भविष्य की सुरक्षा करना।
है ना। और इस परियोजना के अंतर्गत होती क्या क्या है, तो बाढ़ पर नियंत्रण का किया जाता है, मृदा अपरदन को रोका जाता है, मिट्टी का जो कटाव होता है उसको उस पर रोक लगाई जाती है ना। और प्रकृति की सुरक्षा, प्रकृति को सुरक्षित रखने का भरसक प्रयत्न किया जाता है इस परियोजना के अंतर्गत। तो ये सभी हम बातें हम लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अब वन एवं वन्य प्राणी संसाधन से इकाई से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस प्रश्नों को अब मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। प्रथम प्रश्न है, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। लिखेंगे, पर्यावरण के लिए वन अति महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि वन न रहे तो पर्यावरण की जितनी भी क्रियाएं हैं वो अधूरी रह सकती है और पर्यावरण को संतुलित रख पाना बेहद ही कठिन हो सकता है। या यूं कहें कि पर्यावरण जो है सो क्या कहते हैं, वन के बिना कहीं ना कहीं शून्य है ना। वन है तभी पर्यावरण की गतिविधियां सामान्य गति से संचालित हो रही हैं। यदि वन न रहे तो पर्यावरण की तमाम गतिविधियां असंतुलित हो जाएंगी, अर्थात अनबैलेंस्ड हो जाएंगी, है ना। प्रकृति जो है वो प्रकृति के अंतर्गत जो वृक्ष है वो वृक्ष क्या करते हैं, तो वृक्ष पर्यावरण में संतुलन बना करके रखते हैं, है ना। ऑक्सीजन का संतुलन, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, है ना। पेड़ पौधे क्या कर देते हैं, तो पेड़ पौधे क्या कर देते हैं, वातावरण में जितनी भी गतिविधियां हैं, वन्य जीव हैं जो कि वातावरण को भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को संतुलित करने का कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी आश्रय देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो पर्यावरण जो है सो पर्यावरण के लिए वन क्या है, अति महत्वपूर्ण है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है। लिखेंगे, चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी में चलाया गया एक ऐसा आंदोलन था जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था उत्तर प्रदेश में। और यह एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन के अंतर्गत आदिवासी समाज के लोग जो थे सो पेड़ से चिपक करके क्या करते थे, तो पेड़ की कटाई का विरोध करते थे और यह नारा लगाते थे कि यदि ठेकेदारों के विरुद्ध, जो ठेकेदार वृक्ष को काटने के लिए आते थे तो उनको कहा करते थे कि यदि वृक्ष पर यदि कुल्हाड़ी चलानी है तो वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाने से पूर्व अर्थात पहले हम पर कुल्हाड़ी चढ़ाओ। तो इस पर क्या होता था, ऐसा कहने से क्या होता था, तो जो ठेकेदार होते थे, जो ठेकेदार के कर्मी हुआ करते थे, जो वृक्षों को काटने के लिए आते थे तो वो वापस चला जाया करते थे, है ना। तो पेड़ से चिपक करके इस आंदोलन को चलाया गया, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया। और इसके मुख्य प्रवर्तक जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, है ना। और किस दशक में चलाया गया, तो 70 के दशक में आप लोग लिख सकते हैं, है ना। और इस आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था, तो लिखेंगे हम लोग, चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसका मूल लक्ष्य था प्रकृति की सुरक्षा करना, पेड़ पौधों की सुरक्षा करना, वन में रहने वाले जीवों की सुरक्षा करना। इसका दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जो चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो आप लोग जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बातें बताई उन बातों को आप लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, वन विनाश के 2 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। तो लिखेंगे, वन विनाश के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। प्रथम कारण आप लोग लिख सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो वन के विनाश का मूल कारण है, क्योंकि जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है तो उस गति से लोगों को रहने के लिए आवास की भी कमी हो रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, तो जिस स्थान पर वन होते हैं अर्थात पेड़ पौधे होते हैं उस स्थान को क्या कर दिया जाता है, तो उस स्थान पर पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है और वहाँ पर आवास का निर्माण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार वन का क्या हो रहा है, तो वन का विनाश हो रहा है। और दूसरा आप लोग दूसरा वन के विनाश का कारण आप लोग लिख सकते हैं कि वैसे क्षेत्र जो कि वन आच्छादित हैं, जहाँ पर वन ही वन है, तो उस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में रूपांतरित कर देना, है ना। तो इस कारण से भी क्या हो रहा है, तो वन का विनाश हो रहा है। जहाँ पर पेड़ ही पौधे हैं और वहाँ पर अब कोई ना कोई कृषि से संबंधित कार्य किया जाने लगे, कोई ना कोई फसल उगाया जाने लगे, तो इस प्रकार क्या हो रहा है, इस प्रकार वन का निरंतर विनाश हो रहा है। अथवा वन है और जहाँ पर वन है और वहीं पर वन की कटाई करके और वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, तो वहाँ पर कोई उद्योग धंधे ही स्थापित कर दिए जाते हैं। तो ये सभी वन विनाश के कारण हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, जो पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखें। तो लिखेंगे, पहले तो आप लोग पर्णपाती वन आप लोग जान लीजिए कि पर्णपाती वन कहते किसको है। तो लिखेंगे, पर्णपाती वन वैसा वन जो कि वर्ष में क्या करता है, किसी न किसी मौसम क्या कर देता है, तो अपने पत्ते को गिरा देता है, पूरे पत्ते को क्या कर देता है, तो गिरा देता है। तो वैसे वन को ही क्या कहा जाता है, पर्णपाती वन कहता है। मतलब तो वर्ष में किसी भी मौसम में क्या कर देता है, तो अपने पूरे पत्ते को गिरा देता है ना। तो वैसे ही वन को क्या कहा जाता है, पर्णपाती वन कहा जाता है। तो पर्णपाती वन के वृक्षों के नाम क्या क्या होंगे, तो आप लोग लिख सकते हैं, सागमान लिख सकते हैं, जामुन लिख सकते हैं,
आम लिख सकते हैं, कटहल लिख सकते हैं। तो ये 4 ही वृक्षों के नाम लिखने हैं, तो आप इन 4 वृक्षों का नाम आप लोग लिख सकते हैं, है ना। आंवला भी होता है ना, पीपल भी होता है। तो ये सभी, इन सभी वनों का आप लोग नाम लिख सकते हैं। तो भारत संसाधन एवं उपयोग की 2 इकाइयाँ, जल संसाधन एवं वन प्राणी संसाधन से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सब मन से अध्ययन जारी रखिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ते रहिए, अपने सपनों को गढ़िए और अपने माता पिता के सहारे की छड़ी बनिए। अपने शिक्षक के सपनों को पूरा कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। यही प्रार्थना मैं माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ। माँ सरस्वती भगवती आप तमाम बच्चों के भविष्य को उज्जवल करे। या कुंदेन्दु तुषारहार धवलांग या शुभ्र वस्त्रावृताम या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासमणा या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृति भीर्देव सदा वंदिता सा मांग पातु सरस्वती भगवती निशेष जाद्यापहम। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं माँ सरस्वती भगवती से आप सब के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती भगवती, मेरे जो भी बच्चे परीक्षा सेंटर पर जाएं तो उनसे परीक्षा सेंटर में उनका प्रदर्शन शानदार रहे और मेरे बच्चे जो भी सफलता अर्जित करें उससे मेरे बच्चों को संतोष हो और उनके माता पिता का भविष्य उनकी सफलता से निर्धारित हो। तो आप सब बच्चे अपनी मेहनत को जारी रखिए, सफलता जरूर शानदार मिलेगी। धन्यवाद।